हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के केस स्टडी सेशन के साथ। केस स्टडी नंबर 9 बहुत ही प्यारी केस स्टडी और बहुत ही अच्छी केस स्टडी, मज़ा आएगा करने में और फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ हमसे बोलता है कि एक मिस्टर अमानत अली हैं जो हमारे आईटी के प्रोफेशनल हैं और वो मुंबई आते हैं 25 साल पहले ज्वाइन करने के लिए टीसीएल नाम की कंपनी को। ठीक है, एज एन असिस्टेंट मैनेजर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, एट द टाइम टीसीएल इज़ जो है वॉज इन इट्स अर्लियर स्टेज और उसके बाद उनका बहुत जो टीसीएल है उसका तगड़ा एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, और मिस्टर अली अब तक काम कर रहे हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ब्रांडिंग एंड इनोवेशन। ठीक है भाई, टीसीएल जो है वो फेमस है ऑफिस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और अराउंड 40% ऑफ द टॉप लाइन जो होता है वो उसका कंट्रीब्यूशन जो है एक्सपोर्ट से होता है। ठीक है, मतलब टीसीएल एक्सपोर्ट बहुत करती है। तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर जो था वो एक्सपोर्ट किया था 30 जून 2020 को, जिसका इनवॉइस जो था 25 जून 2020 का था। तो मतलब यहाँ से 9 महीने के अंदर अंदर इनको यहाँ से पैसा रिसीव हो जाना चाहिए। तो पहला पैराग्राफ पढ़ के तो हमें ये समझ आया कि यहाँ पर फालतू की बातें, बेसिक एक तो बेस बताया हुआ है, बस इंपॉर्टेंट बात ये वाली थी कि इन्होंने एक एक्सपोर्ट किया था सॉफ्टवेयर जो 25 जून की जिसका डेट ऑफ इनवॉइस है। तो यहाँ से 9 मंथ के अंदर अंदर इनको पैसा रियलाइज़ हो जाना चाहिए एज़ पर द फेमा एक्ट। ठीक है भाई, पहले पैराग्राफ से हमने पूरा का पूरा समझ लिया कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। मिस्टर अली जो है वो उसकी एंड हिज टीम डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर कपल ऑफ ईयर्स बैक विच वॉज कैपेबल टू एक्ट एज अ टेस्टिंग पोर्टल फॉर द टू कंडक्ट द ऑनलाइन एग्जाम्स। मतलब मिस्टर अली और उनकी टीम ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया जो हेल्प करेगी कंडक्ट करने के लिए ऑनलाइन एग्जाम्स। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा इस पैराग्राफ में सिर्फ यही बता रखा है कि ये जो ऑनलाइन एग्जाम्स करवाने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है पूरे के पूरे केस स्टडी में। ठीक है, तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो हमारा कंडक्ट करता है ऑनलाइन एग्जाम्स। ठीक है, मैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। इसके बाद मिस्टर मूर्ति जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट है स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग के। ठीक है, एट टीसीएल अप्रिशिएटेड द यूसेज, और उन्होंने अप्रिशिएट किया यूसेज ऑफ सॉफ्टवेयर इन द लाइट्स ऑफ द चेंजिंग सिनेरियो इन द एजुकेशन सेक्टर, कंसिडरिंग द नीड ऑफ सच टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इन द टाइम्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन। आजकल तो आपको पता ही है जैसा पेंडेमिक है उसमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, तो सीएमए एग्जाम्स तो हमारे हो ही थे जैसे फॉर एग्जांपल, तो उन टाइप के एग्जाम्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर अच्छे फीचर्स वाले जितने सॉफ्टवेयर रहेंगे उनके साथ कंपनीज जो है टाई अप करेंगी और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे टाई अप करेंगे और एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगे। बट ही ऑल्सो विटनेस, लेकिन मिस्टर मूर्ति ने यह भी देखा कि पहले से ही बहुत सारे एक्टिव मार्केट्स हैं और बहुत अच्छा खासा कंपटीशन हमें मिलेगा। सो इट वाज नॉट इजी फॉर टीसीएल टू पेनिट्रेट द मार्केट एंड कैप्चर द रीजनेबल शेयर। ठीक है भाई, उनको ऐसा लगता है। टीसीएल ने क्या किया, एक यूसेज बेस्ड फी एग्रीमेंट किया विद द लीडिंग कॉलेजेस के साथ इन डिफरेंट सिटीज़ टू यूज़ देयर रिस्पेक्टिव कंप्यूटर लैब फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करेंगे ही साथ में। और उसके अलावा टीसीएल ऑल्सो गॉट इक्विप्ड विद टेस्टिंग सेंटर्स इन डिफरेंट सिटीज़ अगेंस्ट इट द कॉम्पिटिटर्स। दे एट द लेवरेज, उनके पास एक लेवरेज है कि वो एआई इक्विप्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्विप्ड जो टेस्टिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मतलब अपने कॉम्पिटिटर से वो इसलिए आ गए हैं क्योंकि उनके पास एआई इक्विप्ड जो है सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, टीसीएल अगेंस्ट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस जो प्रिवेल कर रहा है वो 600 रुपीज़ का और 320 रुपीज़ का प्रिवेल कर रहा है ऑनलाइन टेस्ट का इन द नॉर्मल एरिया। मतलब नॉर्मल एरिया में 600 रुपये में टेस्ट हो रहा है और रिमोट एरियाज़ में 320 रुपये में नॉर्मल कंडीशंस में टेस्ट हो रहा है, मतलब अगर नॉर्मल प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस में देखें तो। ठीक है, लेकिन टीसीएल जो है वो उसे ऑफर कर रहा है 500 रुपीज़ में नॉर्मल एरिया में और 250 रुपीज़ में कहाँ पर, रिमोट एरियाज़ में। सिंस टीसीएल हैज़ इट्स ओन सर्वर एंड अदर आईटी फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स, हैंस इवन आफ्टर कवरिंग द स्पेसिफिक एंड शेयर्ड कॉस्ट इट अर्न्स प्रॉफिट इन द टाइनी रेट ओनली। मतलब अच्छा, मतलब ठीक है छोटा मोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं इससे। ठीक है, लेकिन याद रखना ये अपनी कॉस्ट से कम पे नहीं बेच रहे हैं, बस ये है मार्केट प्राइस से कम में बेच रहे हैं। ठीक है, और नए नए आए हैं तो पेनिट्रेट करना चाहते हैं मार्केट को, तो पेनिट्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेस में बेच रहे हैं लेकिन कॉस्ट से कम में नहीं बेच रहे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल के बाद अच्छा खासा सक्सेस हो गया और टीसीएल के पास 54% ऑफ द ऑनलाइन सेगमेंट आ गया। मतलब अब वो डोमिनेंट पोजीशन पे आ गए एक तरीके से, अब वो डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। ठीक है, क्योंकि 54% उनके पास आ गया। मैनी स्मॉल एंड इमेच्योर प्लेयर्स तो उन्होंने भगा ही दिए, वो तो निकल गए, जो हमारा सह नहीं पाए कंपटीशन को वो तो निकल लिए। ठीक है, और बाकी के लोग वही सह पाए जिनकी औकात थी कि वो अपने प्राइजेस को नीचे कर पाएँ। ठीक है भाई, यहाँ तक हमें क्वेश्चन समझ आ गया, मतलब केस स्टडी समझ आई। इसके बाद करंट वाइस प्रेसिडेंट जो मार्केटिंग के थे टीएसएल के, उन्होंने क्या बोला कि चलो आप प्राइस बढ़ा देते हैं, अच्छा खासा मार्केट शेयर आ गया पेनिट्रेट करने के बाद, तो उन्होंने 580 रुपीज़ कर दिया नॉर्मल में और 300 रुपीज़ कर दिया रिमोट एरिया में। उसके बाद टीसीएल ने प्राइस बढ़ने के बाद भी 47% तो मार्केट शेयर मेंटेन करके रखा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जो हमारा मार्केट शेयर खोया उसे अपने प्रॉफिट से कमा लिया, क्योंकि उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया तो प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ गया होगा, तो जितना मार्केट शेयर खोया तो उसकी वजह से कोई ज़्यादा इंपैक्ट इनके प्रॉफिट्स पे नहीं पड़ा।
उसके बाद मिस्टर, यहाँ तक हमारा को समझ आया। एक और पर्सनैलिटी है इसमें, मिस्टर लियाकत अली, द यंगर सन ऑफ मिस्टर अमानत अली। अच्छा, अमानत सर के जो हैं एक बेटे हैं लियाकत अली, जो होल्ड कर रहे हैं इंडियन पासपोर्ट। अच्छा, इंडियन पासपोर्ट है उनके पास, और वो हायर स्टडीज़ के लिए इंडिया के बाहर गए हुए हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडीज़ ही ऑल्सो ऑफर द टीचिंग असिस्टेंट इन द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज विच ही ग्रेटफुली एक्सेप्टेड। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर उन्हें एक नुसरत मिलती है जिसके साथ उन्होंने शादी कर ली। ठीक है, ये भी समझ आ गया। तो यहाँ पर समझ आया कि मिस्टर अमानत अली थे जिनका एक बेटा था मिस्टर लियाकत अली, उसके पास इंडियन पासपोर्ट था और वो वहाँ बाहर पढ़ रहा था और वहीं पर उसकी जॉब वगैरह लगी कैम्ब्रिज में, और वहाँ पर उसको एक मिस नुसरत मिली और उनके साथ उन्होंने क्या करा, निकाह कर लिया, मतलब वही शादी कर ली। ठीक है भाई, समझ आ गया हमें। इसके बाद फैमिली ऑफ मिस्टर लियाकत बेसिकली बिलोंग्स टू हैदराबाद, डिस्पाइट द फैक्ट नुसरत नेवर बीन इन इंडिया, लेकिन वो इंडियन कल्चर को बड़ा पसंद करती थी एंड ट्रेडिशंस को बड़ा पसंद करती थी, और उसका मन था कि वो एक घर खरीदें हैदराबाद में इन द जॉइंट नेम ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। ठीक है, मतलब तो मिस्टर लियाकत ने क्या किया, उन्होंने घर खरीदा हैदराबाद में अपने नाम पे और अपनी वाइफ के नाम पे, लेकिन शादी को सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। अगर आपको फेमा के प्रोविजंस याद हो तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि शादी को कम से कम 2 साल हो जाने चाहिए, उसके बाद ज्वाइंट नेम में आप खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो 3 महीने हुए हैं, तो मतलब फेमा के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया है एक एक्सपेक्ट पे। ठीक है भाई, ये आपको याद कैसे रहेगा, जब आप फेमा की रिवीजन करते हैं तो आपको वहाँ पर जो कंडीशंस लिखी हुई हैं ज्वाइंटली लेने के लिए, वहाँ पर ये मेंशन है। ठीक है, इसके बाद द अपार्टमेंट, अब यहाँ पर बात खत्म हुई, आगे बढ़ते हैं। द अपार्टमेंट इज इन डेक्कन रेसिडेंसी टावर्स 2। ठीक है, जो ये अपार्टमेंट है ये डेक्कन रेसिडेंसी टावर्स 2 में, विच इज करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन। डेक्कन रेसिडेंसी टावर्स, दैट इज DRT, जिसको हम प्यार से DRT भी बोल सकते हैं, वो आर प्रमोटेड एंड डेवलप्ड बाय डेक्कन रियल एस्टेट एंड इंफ्रा लिमिटेड, जिसको DREIL बोलेंगे। किसने डेवलप किया है, डेक्कन रियल एस्टेट एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी ने। DREIL जो है वो डिसाइड करती है कि वो डेवलप करेगी डेक्कन रेसिडेंसी टावर्स इन 3 सेपरेट फेजेस, मतलब अलग अलग सेपरेट फेजेस में वो बनाएंगे। तो जब अलग अलग सेपरेट फेजेस में है तो आपके रेरा के प्रोविजंस कहते हैं कि जब भी आप सेपरेट बनाओगे तो सेपरेटली आपको रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करवाना पड़ेगा इसको। ठीक है, जब आप रेरा के प्रोविजंस पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है DREIL डिसाइडेड टू डेवलप द डेक्कन रेसिडेंसी टावर्स इन 3 सेपरेट फेजेस, तो सबको अलग अलग करवाना पड़ेगा। DREIL ने क्या किया, रेरा के पास रजिस्टर करवाया वाइल प्लानिंग फॉर डेक्कन रेसिडेंसी 1, मतलब प्लानिंग करते करते उन्होंने क्या किया, एक रेरा के पास रजिस्ट्रेशन करवाया रेरा के पास जाके, वाइल प्लानिंग फॉर डेक्कन रेसिडेंसी टावर 1, जो कि करेंटली अब कंप्लीशन स्टेज पे है। ओके, The managing director at DRIL is very enthusiastic about branding and digital marketing. He is of the opinion that DRIL is eligible to advertise and accept the applications for allotment of the flats and apartments of DI2. मतलब बिना रजिस्टर करे, अपने फ्लैट को बिना रजिस्टर करे, उसके MD को ऐसा लगता है कि हमने एक वाले DIR1 का तो करवा लिया, तो हम 2 का अलग से करवाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं और इसको बेच सकते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स के थ्रू। तो ये तो या तो खुद से बेच सकते हैं या रियल एस्टेट एजेंट्स के थ्रू बेच सकते हैं, किसको, DRT2 को। और इन्होंने ऊपर रजिस्ट्रेशन किसका करवाया, DRT1 का करवाया। तो मैंने अभी बताया डिफरेंट फेजेस में बनता है, तो सेपरेट अपने आपको मतलब वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो यहाँ पर रेरा के प्रोविजंस यहाँ पर हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर सिंपली मेंशन है बिना फ्रेश रजिस्ट्रेशन के, हैंड स्टार्ट मार्केटिंग द फोर्स, और उन्होंने मार्केटिंग स्टार्ट भी कर दी। मिस्टर लियाकत ने बुक कर लिया एक अपार्टमेंट थ्रू द मिस्टर मिराज, हु इज रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट अंडर रेरा, एंड ही चार्ज द 1.25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट एज अ कमीशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो ऊपर ही पढ़ लिया कि रेरा के प्रोविजंस फॉलो नहीं हो रहे क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं था, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। The payments with DRIL received from allottees against the flats and apartments at DRT1 were kept in separate bank account. वो पैसे जो DRT1 के लिए मिले गए थे उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा गया, और उसका 85% जो है सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा गया, जबकि रेरा के प्रोविजंस आप पढ़ोगे तो 70% ही रखना होता है। तो इन्होंने 15% एक्स्ट्रा रखा है भाई, इन्होंने तो अच्छा काम किया, ये तो अच्छे लोग हैं, इन्होंने तो 50% एक्स्ट्रा कर रखा है, और हमें रखना कितना होता है, 70% रखना होता है। अब अगर आप सेक्शन नंबर 4 पढ़ोगे आई गेस रेरा का, तो वहाँ पर सेपरेटली मेंशन है कि आपको रेरा में जो रेरा के तहत आपको 70% अमाउंट जो है प्रोमोटर्स को एस्क्रो अकाउंट में रखना होता है, और इन्होंने कितना रखा है, 85% रखा है। कहता है बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ DRIL टू मीट द जनरल बाकी का उसने जनरल एक्सपेंडिचर में खर्च किया, और एंड इन सच द डिपॉजिट अमाउंट वॉज ग्रेजुअली मीट द कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया और लैंड की कॉस्ट के लिए यूज़ किया। तो कोई दिक्कत नहीं है, लैंड की कॉस्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, यही तो पर्पस होता है उसका। और उन्होंने कितना किया, मेन फोकस तो इस बात पे है कि 85% किया, जबकि हमें करना कितना होता है, 70%। तो ये तो अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छी कंपनी है। इसके बाद हमारी एक नई करेक्टर का जन्म होता है, मिस सबा हु इज़ डॉटर ऑफ मिस्टर, अच्छा वो बेटी है, ऊपर बेटे के बारे में बताया, यहाँ बेटी के बारे में, इज़ वर्किंग एज अ मेडिकल प्रोफेशनल इन एम्स ऋषिकेश। मिस्टर अमानत अली विजिट करते हैं अपने डॉटर को हर बर्थडे पे, और वो पीजी में जाते हैं और उसको लगता है यार वो पीजी अच्छा नहीं है, तो मिस्टर अमानत अली जो है वो ये सोचते हैं कि एक अपनी बेटी को एक स्टूडियो अपार्टमेंट दे के दे दें, और 19.99 लाख का उसके नाम पर खरीद के दे देते हैं। प्राइस ऑफ द अपार्टमेंट जो है फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर है। मिस्टर अमानत अली परचेज करते हैं, और उसके बाद मिस्टर
ठीक है, तो यहाँ पर अपनी बेटी को घर लेके दे दिया। इसके बाद मिस्टर अमानत अली ने एक घर और परचेज़ किया अपनी मम्मी के नाम पे, मदर के नेम पे, बिकॉज आफ्टर रिटायरमेंट वो ऐसा चाहते हैं कि वो सेटल हो जाएं जाके हैदराबाद में। और जो घर लिया उन्होंने वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था DRT 2 के। ठीक है, द डील ऑफ द हाउस वॉज नेगोशिएटेड। ठीक है, वो 1.25 करोड़ पे खरीदा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद रिसेंटली एक ऑपरेशनल क्रिएटर है जिसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का। ठीक है, किसका? TCL का। उसने नोटिस भेजा सेक्शन नंबर 8 में, और जिसमें TCL ने रिस्पॉन्ड किया स्टेटिंग दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट। बिल्कुल सही बात है भाई, TCL यही बोलेगा। सच ऑपरेशनल क्रिएटर क्या क्या NCLT के पास चला गया सेक्शन नंबर 9 के हिसाब से कि CIRP करो TCL के अगेंस्ट में। ठीक है, और NCLT क्या करेगी? ऑब्वियसली बात है, रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि सेक्शन नंबर 9 ऑफ द IPC 2016 हमसे यही कहता है कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो उसके बाद वो नाराज़ हो गया और NCLT ने जब रिजेक्ट कर दिया तो ऑपरेशनल क्रिएटर ने ये डिसाइड किया कि हम अपील करने जाएंगे एपलेट अथॉरिटी के पास। चला जा भाई चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा केस स्टडी खत्म होता है। अब देखते हैं MCQs क्या कह रहे हैं। सबसे पहले MCQ, with respect to the payments received from allottees against flat and apartments at DRT 1, DREIL is guilty because the separate account shall be maintained with commercial bank। नहीं, guilty because less than 90%। 90% नहीं है बेटा, वो 70% है, तो ये भी पॉइंट गलत है। guilty because amount is deposited in separate account is used for land cost। नहीं, लैंड कॉस्ट के लिए भी यूटिलाइज कर सकता है, तो मतलब वो गिल्टी नहीं है। उल्टा उसने तो ज़्यादा पैसे डाले हैं, वो तो अच्छा आदमी है भैया, उसने तो 70% डालने चाहिए थे, 85%। अब आप सोचोगे कि उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया है, तो भैया सिर्फ वो जो प्रोविजंस लिखे हैं वो सिर्फ 70% के लिए लिखे हैं। ठीक है, इसने तो एक्स्ट्रा पैसे डाले हैं 85%, तो थोड़े बहुत पैसे लॉकडाउन में अगर यूज़ भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इस 75% को वो इसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है, लैंड के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिकली ये पूछ रहा है जो पेमेंट थी उसके अंदर वो क्या गिल्टी था? नहीं था, क्योंकि 70% रखना था। 9% मतलब 90% का तो कोई बात ही नहीं है, कमर्शियल बैंक वाली बात भी नहीं है, लैंड कॉस्ट के लिए खर्च कर सकता है, तो गिल्टी होगा ही नहीं, वो तो अच्छा आदमी निकला। सेकंड पॉइंट, द रियल एस्टेट एजेंट मिस्टर मिराज इज गिल्टी बिकॉज ही फैसिलिटेटेड द, ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया था कि वो रजिस्टर्ड फ्लैट नहीं थे, उसके लिए अगर आप ऐसा कुछ किया है तो वो गिल्टी है। तीसरा पॉइंट ए आंसर होगा उसका सेकंड का ना। वेदर द प्राइस ऑफ द ₹500 and 250 रिस्पेक्टिवली चार्ज बाय TCL कैन बी कंसिडर्ड प्रीडेटरी प्राइस। प्रीडेटरी प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर आपने कॉस्ट से कम में बेचा मार्केट को खत्म करने के लिए तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन यहाँ पर प्रीडेटरी प्राइस नहीं था। नो, बिकॉज दीज आर मोर देन द कॉस्ट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, वेदर द इमोबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय मिस्टर लियाकत अली इन द जॉइंट नेम ऑफ द हिमसेल्फ एंड वाइफ इज वैलिड। नहीं, वो वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं वैलिड होगा? ऊपर मैंने आपको रीज़न दे दिया था कि अभी इनकी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं, और उन्होंने जो पैसे दिए थे ना, अगर मैं ऊपर पॉइंट शायद से बोलना भूल गया, नॉन रेसिडेंट जो है उनका अकाउंट है उससे डेबिट करके दिए थे। ठीक है, और वैसे इनकी शादी को 3 महीने हुए, तो जब आप प्रोविजंस पढ़ोगे फेमा के जाके तो वहाँ पर सिंपली मेंशन है कि 2 महीने एग्जिस्ट करनी चाहिए शादी, 2 साल एग्जिस्ट करनी चाहिए रजिस्टर्ड। ओके, ठीक है। इसके बाद जॉइंट नेम पे लेने के लिए बाय विच डेट TCL मस्ट रियलाइज द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू, मैंने आपको बता ही दिया था 9 महीने के अंदर अंदर, तो वहाँ 25 जून था आई गेस, 25 जून ही है ना मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लेते हैं गलत ना हो जाए। हाँ, जिस दिन हमारा इनवॉइस बना था वो 25 जून ही है, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर 25 जून से 9 मंथ्स हम सबको पता है क्या आएगा, 25 मार्च, तो इसका आंसर क्या होगा 25 मार्च 2021। ठीक है, आइए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले विच अमंग्स द फॉलोइंग पर्सन इज बेनामीदार। भाई यहाँ पर तो बेनामीदार कौन होता है? बेनामीदार वो बंदा होता है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होती है, ये डेफिनेशन होती है बेनामीदार की, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होती है, सेक्शन नंबर 2 में दिखेगी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, आंसर लिखते टाइम आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले बेनामी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, और जब आप बेनामी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि वहाँ पर आपको बहुत सिंपल सी चीज़ दिखेगी बॉस, कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी हम मतलब अपने बच्चे के लिए आप खरीद सकते हो सोलली, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिस सबा के लिए जो सोलली खरीदा गया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि उसके फ़ायदे के लिए होनी चाहिए, आपके फ़ायदे के लिए नहीं होना चाहिए। जो घर आपने खरीदा है वो अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी टैक्स की चोरी करने के लिए अपने बच्चों के नाम पे खरीदो, तो इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए मिस सबा के नाम पे जो खरीदा गया वो बेनामीदार नहीं होगा, तो यहाँ पर तो पहला नहीं है। दूसरा मिस्टर अमानत अली, नहीं, वो तो बेनामीदार हो ही नहीं सकता, वो तो बेनिफिशियल ओनर होगा, अगर होगा भी तो, अगर बेनामी ट्रांजैक्शन हुई तो भी, क्योंकि पैसे तो यही दे रहा है। तीसरा मदर ऑफ, हाँ इस केस में हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब आप बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जिनके नाम लिखे हुए हैं उसके अलावा जो लोग हैं उनके साथ जॉइंटली ओन करना चाहिए, तो आपको इसके लिए बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए, तो आप ये वाला आंसर दे पाओगे। और अगर नहीं आती तो एक बार मेरी वीडियो सुन लीजिएगा, मैंने बना रखी है, और अगर आती भी है, अगर वैसे नहीं, इतना बड़ा वीडियो नहीं सुनना तो कुछ भी नहीं सुनना, तो उस केस में बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन आपको सेक्शन नंबर 2 में दिख जाएगी, पेज नंबर 6.6 पे लिखी हुई है, उसको रीड करोगे और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को रीड करोगे तो वैसे ही आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, फिलहाल लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि किस पे ये डिपेंड करके आंसर दिया गया। बी पॉइंट क्या कहता है, इफ़ एनी वन अमंग्स द एफोरसेड मेंशन पर्सन्स, मतलब भाई मदर के, मतलब दोबारा से अगर मैं बता दूं तो मदर के नाम पे, मदर के साथ जब भी खरीदनी है तो मदर के नाम पे जॉइंटली खरीदनी होगी उसको। ठीक है, क्योंकि आप जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो फिक्शियस नेम वगैरह जो डाले गए हैं, फिक्शियस नेम हो गया, सिस्टर हो गया, ब्रदर हो गया, ठीक है, लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट हो गया, तो उन सब में वहाँ पर लिखा हुआ है हेल्ड एज अ जॉइंट ओनर। ठीक है,
हेल्ड एज अ जॉइंट ओनर मदर के केस में, ठीक है। इसके बाद बी पॉइंट क्या कहता है, बी पॉइंट हमसे कहता है इफ़ एनीवन अमंग्स द अफोरसेड मेंशन पर्सन इज बेनामीदार, अगर कोई बेनामीदार निकलता है, बेनामीदार मतलब जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होती है, तो पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी भाई, बहुत सिंपल सी पेनल्टी लगाई जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। पेनल्टी आपकी सेक्शन नंबर 3 में लिखी हुई है, पेज नंबर 6.6 पे जो लिखा हुआ है, और आप सबको पता है उसकी पेनल्टी कितनी होती है, कितनी होती है बट्टो, बताओ बच्चों बताओ कितनी पेनल्टी होती है। 1 साल की जेल मिनिमम, मैक्सिमम 7 साल की जेल, जिसको हम प्लस 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, पेनल्टी कितनी होती है, कितनी होती है, 1 साल मिनिमम टू मैक्सिमम 7 ईयर्स, ठीक है। एंड लिखा है एंड 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। और ये इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी कहाँ, आपको मैं बता दूं इसकी डेफिनेशन, सॉरी इसकी ये बात जो सेक्शन है, जिस सेक्शन में लिखी हुई है, सेक्शन नंबर 3 में लिखी हुई है, पेज नंबर 6.16 पे आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेदर सेकंड पॉइंट, वेदर टीसीएल होल्ड्स अ डोमिनेंट पोजीशन इन द रेलेवेंट मार्केट ऑफ ऑनलाइन टेस्टिंग, क्या अब्यूज मतलब सॉरी क्या वो डोमिनेंट पोजीशन रख रहा है। तो सेक्शन नंबर 4 में अगर आप डोमिनेंट पोजीशन की डेफिनेशन पढ़ोगे ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट, तो वहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है कि भाई डोमिनेंट पोजीशन होता है जब आप रूल कर रहे होते हो मार्केट में एक तरीके से। तो अगर आप सेक्शन नंबर 4 के हिसाब से डोमिनेंट पोजीशन की डेफिनेशन देखोगे तो उसके हिसाब से स्टार्टिंग में तो नहीं था, लेकिन बाद में 54% उनके पास आ गया था। तो यस, बाद में वो एक तरीके से अब्यूज़ नहीं करा था, सॉरी वो डोमिनेंट पोजीशन पे था, ठीक है। और डोमिनेंट पोजीशन पे तो था क्यों, क्योंकि उसके होने की वजह से कई लोगों ने वैसे भी मार्केट छोड़ दिया था, डर के भाग गए थे, जैसा ऊपर लिखा हुआ था। तो सिंपली आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, डोमिनेंट पोजीशन की डेफिनेशन लिख दोगे और लिख दोगे कि यस 54% ऑफ द शेयर उसके पास मार्केट शेयर था, तो वो डोमिनेंट पोजीशन कहीं ना कहीं तो होल्ड कर रहा था, और उसके वजह से, उसके आने की वजह से कई लोग मार्केट छोड़ के भी भागे थे। लास्ट, इफ़ यस अगर डोमिनेंट पोजीशन था तो क्या वो अब्यूज़ करा था, नहीं वो कहीं से भी अब्यूज़ नहीं करा था। नॉर्मल अगर आप फैक्टर्स देखो तो कहीं भी डोमिनेंट पोजीशन के जितने भी फैक्टर्स हैं कि किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती लगा रहा है या कोई भी प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था वो, ठीक है। ना ही कोई सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बेच रहा था साथ में, या कोई ज़बरदस्ती टाइप का कुछ भी नहीं था। जो फैक्टर्स मेंशन है सेक्शन नंबर 4 में ही मेंशन है ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट में, कुछ भी ऐसा नहीं करा था जो आपको पेज नंबर 1.23 पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो मुझे लगा भी नहीं, और आपको क्वेश्चन रीड करते हुए भी लेमन लैंग्वेज में नहीं लगा होगा कि उन्होंने कोई भी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ कराओ, कि ज़बरदस्ती कोई गुड्स बेचे हो या फिर किसी तरीके का कोई प्रीडेटरी प्राइसिंग कराओ, ऐसा कुछ नहीं करा गया, तो अब्यूजिंग नहीं था। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस केस स्टडी के साथ। आई होप सो आपको मज़ा आया होगा, प्लीज़ बताइएगा कैसा रहा, और ऑल द बेस्ट। और आप अपना और अपने माता पिता का और सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।